हेलो दोस्तों, मैं उदिराज सिंह और आप देख रहे हैं द आवाज रूम। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे परिवार की है जिनकी जिंदगी एक अजीब सा श्राप बन गई थी। घर में बार बार खुशियां आती पर कुछ ही पलों में खुशियां दर्द में बदल जाती। कहते हैं कि इन सबके पीछे एक अनदेखी ताकत का हाथ था। तो दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। ये जो कहानी है राकेश जी की कहानी है, जो कि दिल्ली आए थे 2002 में बिहार से काम की तलाश में। राकेश जो थे वो एक पेशे से मैकेनिक हुआ करते थे और यहाँ पे आने के बाद इन्होंने काफ़ी जगह काम ढूंढा और छोटी मोटी दुकानों पे काम करने के बाद 2-3 साल लगे इनको, लेकिन उन्होंने अपना खुद का एक गैराज स्टार्ट किया। गैराज स्टार्ट करने के बाद इनको अपनी फैमिली को भी बिहार से बुलाना था दिल्ली, तो इन्होंने एक छोटा सा मकान खरीदा जो कि तकरीबन 30 से 40 गज का था। सो फाइनली 2006 में मकान ले लेते हैं राकेश और अपनी वाइफ को यहीं बुला लेते हैं। इनकी फैमिली में इनके माँ बाप भी थे, लेकिन माँ बाप नहीं आ पाए दिल्ली क्योंकि गांव में भी इनकी अच्छी खासी खेती बाड़ी हुआ करती थी, तो माँ बाप को वो देखना था। तो इसलिए इनकी वाइफ अकेली आई थी 2006 में और 2006 में अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए थे। और इनकी जो वाइफ थी उस वक्त तो प्रेग्नेंट थी 2 से 3 महीने के बीच में। ये जो वाइफ का नाम था वो सुमन था और दिल्ली आने के बाद जो सुमन थी काफ़ी खुश थी और राकेश भी काफ़ी खुश थे क्योंकि अब उनका खुद का अपना घर था। और दिल्ली में तो कोई इनका अपना कोई रिलेटिव्स वगैरह थे नहीं, काफ़ी अकेले थे। बट इनके पड़ोस में एक आंटी रहती थी जो कि अकेली रहती थी और ये काफ़ी क्लोज हो गए थे उन आंटी के। और आंटी जो थी उनकी फैमिली में भी कोई था नहीं, मतलब वो अकेली ही रहती थी वो, तो इसलिए इनके घर आना जाना काफ़ी लगा रहता। तो इनके सुख दुख में भी काफ़ी साथ देती थी। अब जैसे कि सुमन जो थी प्रेग्नेंट थी उस वक्त, राकेश जब काम पे चले जाते थे तो उसका मतलब जाने के बाद काफ़ी ध्यान रखती थी आंटी जी। जैसे इनका खुद का अपना मकान हो गया था तो मैं आपको मकान का स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आगे कहानी में आपको और समझ में आएगी कि कहानी में एक्चुअली हुआ क्या था। जो इनका मकान था एक जैसे छोटा सा कमरा था, मतलब 1-2 फ्लोर का था इनका। तो ये लोग नीचे वाले फ्लोर में रहते थे, ऊपर वाला फ्लोर उतना यूज़ नहीं करते थे ये लोग। तो नीचे एक रूम था और आगे की तरफ एक छोटा सा ड्राइंग रूम था और किचन, और किचन से थोड़ा सा आगे लेफ्ट में वॉशरूम था। ऐसे ही धीरे धीरे लाइफ इनकी आगे बढ़ रही थी। लेकिन जैसे ही सुमन का 4th मंथ स्टार्ट हुआ प्रेगनेंसी का, तो वो थोड़ा सा लो फील करने लगी। अब जैसे कि पूरे घर में अकेली रहती थी, राकेश जो थे वो काम पे चले जाते थे, तो जो साथ में जो आंटी जी आती थी वो कभी कभी उनके साथ बैठ के बात करती थी, लेकिन एक अकेलापन फील होता था अकेले घर में। तो उनको काफ़ी लो फील होने लगा था सुमन को। सुमन 4th मंथ के बाद जब सोने जाती थी तो रात में उनको सपने आने स्टार्ट हो गए और सपने जो आते थे वो जिस घर में रहते थे उसी घर का सपना आता था। सपने में उनका ये आता था कि जैसे जिस रूम में वो सो रहे हैं और उसके आगे जो ड्राइंग रूम का एरिया है और उसके आगे जो किचन था, तो उस किचन से लेके ड्राइंग रूम के एरिया में एक काले साड़ी में एक औरत घूमती है रात को। ये उनके सपने में आता था। डेली ये सेम सपना आने लगा कि जो ब्लैक साड़ी में जो औरत घूम रही है उस पूरे घर में घूम रही है। और मतलब 3-4 दिन के बाद उसको एक और सपना आया कि अब वो जो औरत थी वो किचन में बैठी हुई है और सुमन उसके पीछे गई है और सुमन पूछ रही है कि आप कौन हो। और जैसे ही, और जो औरत है उसने घूंघट में थी, तो जैसे उसने घूंघट हटाया तो सुमन ने क्या देखा कि जो औरत है वो मतलब उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई है और थोड़ा अजीब सा काला सा शेडो सा उसके फेस पे आ रखा है, मतलब बहुत भयानक सा चेहरा उसको दिखा। तो ये सब देख के सुमन एकदम से घबरा के उठी। उठने के बाद सुमन अपने आप को जैसे तैसे शांत करती है और फिर से सोने की कोशिश करती है। अब ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं। अब एक रात को क्या होता है, जो उनके हस्बैंड है राकेश जी, उनकी आँख खुलती है 2 से 3 के बीच में और उनको वॉशरूम जाना होता है। अपने रूम से निकलते हैं वॉशरूम जाने के लिए और वो क्या देखते हैं, उसी ड्राइंग रूम के एरिया में एक ब्लैक साड़ी में कोई औरत बैठी है। उनको एक ऐसी शेडो सी नजर आती है। वो जैसी लाइट ऑन करते हैं लेकिन वहाँ कोई भी शेडो सब जो होता है सब गायब हो जाता है। अब वो ये देख के वो चौंक जाते हैं। एक बार को उनको लगता है कि शायद उनका वहम होगा, बट उनको मतलब यकीन नहीं हो रहा था इस चीज़ पे। तो वापस वो रूम में आते हैं, फिर अपनी वाइफ को उठाते हैं कि भाई मैंने ऐसे ऐसे देखा। पूरा डिस्क्रिप्शन जो उन्होंने उस औरत को देखा वो अपनी वाइफ को बताया उन्होंने। अब वाइफ क्या ये सब सुन के वो हैरान हो जाती है, तो वो शॉक में रहती है। वो पूछता है हस्बैंड से क्या हो गया है, मतलब ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है तू। अब वाइफ बताती है आपने जो देखा है मैं पिछले 1 हफ्ते से उसी औरत को सपने में देख रही हूँ। मैं दोनों इस चीज को डिस्कस करते हैं कि जो तेरे सपने में आ रहा है वो मुझे लाइव क्यों दिख रहा है। तो थोड़ा डिस्कस करने के बाद ये लोग मतलब दोनों इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और एक इत्तेफाक समझ लेते हैं। तो ये सब खत्म होता है। फिर अगले दिन जब सुमन जो है अपने मतलब कपड़े वगैरह सुखाने के लिए छत पे कर जाती है और जब छत से उतर रही होती है उसका पैर स्लिप हो जाता है। अब सुमन जो थी वो 4था महीना उसका स्टार्ट हो चुका था प्रेगनेंसी का। अब काफ़ी चोट आई सुमन को। फिर राकेश जो थे उस वक्त घर पे ही थे, लेकिन तो तुरंत उस वक्त हॉस्पिटल लेके गए और जो साथ में जो आंटी जी थी वो भी साथ में गई, लेकिन सुमन का जो बच्चा था वो नहीं बच पाया।
डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश करी लेकिन चोट काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन सुमन का बच्चा जो था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन इन सब के बीच में जो पड़ोस में जो आंटी जी थी उन्होंने काफ़ी मदद करी सुमन की और काफ़ी सपोर्ट भी करा इन सब चीज़ों से उभरने के लिए। धीरे धीरे टाइम बीता, सुमन फिर से थोड़ी रिकवर हुई, फिर से थोड़ी घर में खुशी आने लगी इनके। अब क्या होता है कि तकरीबन 8-9 महीने बाद सुमन जो होती है फिर से प्रेग्नेंट होती है। अब जो है सुमन काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो फिर से एक बेबी कंसीव हुआ है। अब वही 2-3 महीने बाद मतलब जैसे ही चौथा महीना लगता है, अब सुमन को फिर से जो है वही सपने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे उनको पहली प्रेगनेंसी में सपने आ रहे थे उस औरत के, जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है सेम वैसे ही सपने स्टार्ट हो गए उसको आना, कि वही जो औरत है वो किचन में है, कभी ड्राइंग रूम में टहल रही है, कभी इधर घूम रही है। तो ये चीज़ अब सुमन जो है पहले अपने हस्बैंड को बता देती है कि मतलब मुझे फिर से सपने आने स्टार्ट हो गए जैसे पहली बार हुआ था। अब उसका जो हस्बैंड है वो कहते हैं तो इग्नोर कर, मैं कल मतलब एक बारी पंडित जी को बुला के घर में हवन करा लेते हैं एक बारी, और अगले दिन फिर राकेश जी और पंडित जी को लेकर आते हैं और हवन करवाते हैं। अब हवन के बाद 2-3 दिन तक तो शांत रहता है, लेकिन चौथे दिन फिर से उसको सपना आने लगता है सुमन को। अब सपना फिर से वो अपने हस्बैंड को बताती है, तो वो फिर वही अब समझ ही नहीं आ रहा इन दोनों की करे तो क्या करे। अब उसके अगले दिन जब हस्बैंड जो सो रहे होते हैं उनकी फिर से वही आँख खुलती है 2 से 3 के बीच में। अब वो क्या देखते हैं, जो औरत उन्होंने पहले देखी थी ड्राइंग रूम में, वही औरत जो है उनके बेडरूम में खड़ी है कोने में, और वो उन दोनों को घूर रही है। अब राकेश की नज़र पड़ती है उस शेडो पे। अब वो घबरा के उठता है और उसकी वाइफ को भी उठाता है कि वो वहाँ खड़ी है, लेकिन एकदम से जब उठते तो लाइट वाइट ऑन करते हैं, देखते तो सब कोई नहीं होता। अब दोनों घबरा जाते हैं। राकेश बताता है कि मुझे औरत फिर से दिखी है जो पहले दिखी थी। अब दोनों बहुत घबरा जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। फिर जैसे तैसे सोने की फिर से कोशिश करते हैं। और जब दोबारा आँख लगती है उसकी वाइफ की, इस बार उसकी वाइफ क्या देखती है कि उसकी आँख एकदम से खुलती है और पंखे के ऊपर वो औरत बैठी है, बाल उसके ऐसे बिखरे हुए, और उनको फिर वो घूर रही है। अब ये देख के बुरी तरह चिल्लाती है और खड़ी हो जाती है एकदम कि फिर से आ गई, फिर से आ गई। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बुरी तरह घबरा जाते हैं सब देख के। पूरी रात वो सो नहीं पाते, पूरे बेचैन रहते हैं। आते फिर से अगले दिन जो है जो उनके पड़ोस में आंटी होती है उनको बताते हैं, तो आंटी जी भी घबरा जाती है। वो कहती है एक बारी आप दिखवा लो, कोई कहीं बुरा साया वगैरह ना आ गया हो घर में। तो वो इस चीज़ को मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि किसके पास जाए, कहाँ जाए, क्योंकि कोई ऐसा नोन में नहीं था इस वक्त इनके। फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है वो रिक्शे से कहीं जा रही होती है, और उसके रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के बाद फिर से उसके पेट पे चोट आती है, फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जो इनका दूसरा बेबी होता है वो भी नहीं बच पाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है इस एक्सीडेंट की वजह से। अब राकेश जो होते हैं वो एकदम कुछ नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है फैमिली के साथ जब से दिल्ली आई है वाइफ। और सुमन ये सब देख के और डिप्रेशन में चली जाती है। इन सब के बीच में जो आंटी जी होती है वो लेकिन अभी भी बहुत सपोर्ट करती है सुमन को, और फिर से वही बोल दिया कि हिम्मत मत हारना, एक बार फिर से ट्राई करना थोड़े टाइम बाद बच्चे के लिए, भगवान सब ठीक कर देगा। मतलब मोटिवेशन तो देते हैं, लेकिन ये सब के बाद राकेश और सुमन की हिम्मत टूट जाती है। ये सब चीज़ें भुलाने के बाद थोड़े टाइम बाद फिर से सुमन प्रेग्नेंट होती है और फिर से बच्चा कंसीव होता है। अब क्या होता है, फिर से वही 3-4 महीने बाद जो चीज़ें पहले हुई थी वही रिपीट होने लगी। वो औरत फिर से इनको सपने में दिखाई दी। अब जैसे ही सपने में दिखाई देती है, एक बार फिर से किसी एक्सीडेंट की वजह से बेबी फिर से डेथ कर जाता है। अभी इनका 3rd बच्चा था जो डेथ कर जाता है। अब राकेश को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जो लिंक वो सोच रहा था कि क्या लिंक है, वो मतलब जो औरत है वो सपने में आती है, उसके बाद बच्चा नहीं ठहरता है, बच्चा डेथ कर जाता है। मतलब ये सब चीज़ें देख के वो बहुत मतलब होपलेस हो जाता है। उसके बाद ये सब चीज़ें उसकी अपनी जो मतलब सुमन की जो सास होती है, मतलब राकेश की जो मदर है, उनसे डिस्कस करता है। वो सारी चीज़ें बताता है कि ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें हो रही है। उसके बाद जो उसकी मदर होती है वो गांव में रहती है, तो गांव में जो उनके एक नियर बाई कोई पंडित वगैरह होते हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं कि घर में ऐसे ऐसे हो रहा है बहू के साथ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक हमारे 3 बच्चे खत्म हो गए। अब जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं सुमन जब फिर से प्रेग्नेंट होगी तो मुझे बताना, मैं इसका उपाय बताऊंगा। और फिर से 4-5 महीने बाद सुमन फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो इस बार पहले ही जो राकेश होते हैं अपनी मदर को बता दे। फिर वहाँ के जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं अगर जब सुमन दोबारा प्रेग्नेंट होगी तो आप मुझे बताना, फिर मैं इसका उपाय बताऊंगा। अब वही 5-6 महीने बाद जो सुमन होती है फिर से प्रेग्नेंट होती है, तो राकेश जो होते हैं इस बार अपनी मदर को बुलवा लेते हैं, और मदर जो होती है इस बार पंडित जी को बताती है। वो कुछ उपाय बताते हैं। तो उनकी मदर जब आती है तो कुछ साथ में चावल लेकर आती है, और पंडित जी ने बोला था जब आप घर पहुंचो तो वो चावल को मतलब पूरे घर के एरिया में आप मतलब बिखेर देना रात के टाइम सोने से पहले। वही प्रोसेस करती है उसकी मदर। तो अब जब आती है वो चावल वगैरह पूरे बिखेर देती है घर में कोने कोने में। अब जब अगले दिन सब उठते हैं तो उसकी मम्मी जाके देखती है कि जो चावल होते हैं वो पूरे काले पड़ जाते हैं। जहाँ जहाँ कोने में चावल डाले थे वो सारे के सारे काले पड़ गए।
अब ये सब देख के जो उसकी मदर होती है वो समझ जाती है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो पंडित जी को सारी चीज़ें बताती है। पंडित जी भी डेली आते हैं ये सब देखने के लिए, और जब वो घर पहुंचते हैं पूरे घर का मुआयना करते हैं, तब उनको भी फील होता है कि इस घर में कोई तो नेगेटिव एनर्जी है जो इस बच्चे को आने से रोक रही है। लेकिन अपनी काफ़ी विधि वगैरह करने के बाद भी पंडित जी ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि ये बच्चे को क्यों आने से रोक रही है एंटिटी। और जो एंटिटी थी वो बहुत शक्तिशाली थी, उनके कंट्रोल में भी नहीं हो रही थी वो, ना उनको समझ में आ रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। एक दिन क्या होता है, सुमन जो होती है दोपहर के टाइम में घर में अकेली होती है, और जो उसकी सास होती है और जो राकेश होते हैं वो घर पे नहीं होते हैं। अब क्या होता है, जब से इसकी सास भी आई होती है तो जो साथ में जो आंटी जी रहती थी उनसे सुमन का कनेक्शन काफ़ी ख़त्म सा हो गया था, मतलब आना जाना काफ़ी बंद हो गया था, क्योंकि सास आ रखी थी तो वही ध्यान रख रही थी। तो फिर सुमन सोचती है कि एक बार मिल आती हूँ मैं, बहुत दिन हो गए आंटी जी से भी नहीं मिली मैं। फिर वो उनके घर जाती है तो घर का दरवाज़ा नॉक करती है, लेकिन आंटी जी होती है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, गेट नहीं खोलती है। तो वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की भी होती है, तो सोचते हैं शायद आंटी जी सो रही होंगी, तो वो खिड़की के पास जाके खिड़की खोल के देखते हैं कि आंटी जी है कहाँ। अब वो जो खिड़की थी उस खिड़की का जो मतलब उस घर में एक छोटा सा रूम था, उस रूम की वो खिड़की थी। अब वो खिड़की खोल के देखती तो वो देखती है आंटी जी कुछ मतलब पूरे रूम में अंधेरा है और आंटी बीचों बीच बैठी हुई है, और उन्होंने कुछ विधि वगैरह कर रखी है, मतलब कोई गुड़िया टाइप बना रखी है, और जो सुमन की जो फोटो है वो लगा रखी है, उस पे ऐसे क्रॉस का निशान लगा रखा है, और उस पे मतलब खून, नींबू के ऊपर खून वगैरह चढ़ा रखा है, और बहुत मतलब बहुत भयानक चीज़ें कर रही थी उस वक्त। तो ये देख के सुमन समझ गई थी कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप कर रही है। ये सब देख के सुमन घबरा के आती है और अपने घर में वापस आ जाती है। राकेश को बताती है जब वो घर आते हैं, और अपनी सास को भी बताती है। अब ये सब सुनकर राकेश को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके कंट्रोल के बाहर थी ये चीज़ें, उसको नहीं समझ में आया क्या करे। अब जो उसकी मदर होती है वो दोबारा पंडित जी को कॉल करती है और उनको बताती है सारी चीज़ें, लेकिन पंडित जी के बस की बाहर थी ये सारी बातें। उसके बाद पंडित जी बताते हैं कि एक मौलवी है जो दिल्ली में ही रहते हैं, मैं उनका आपको नंबर देता हूँ, आप कल जाके उनको मिलना। अब इनको कल मौलवी जी के पास जाना था, लेकिन जब रात होती है ये लोग सारे सोने जाते हैं, तो सुमन को मतलब वही रात को 1-2 बजे फिर से सपना आता है, और इस बार सपने में क्या होता है, जो वो औरत होती है वो औरत इसके सपने में आती है और इसके बेड के ऊपर चढ़ के इसके ऊपर मतलब इसकी छाती के ऊपर बैठ के इसका गला दबा रही होती है और बोलती है ये बच्चा भी मैं तेरा लेके जाऊंगी। और ये इसलिए हुआ था, जो ब्लैक मैजिक कर रही थी औरत, उसको पता लग गया था कि सुमन आई थी और सुमन सब कुछ देख के जा चुकी है और इनको सब पता लग चुका है। और मतलब जो औरत थी वो कहती थी कि सुबह तक मैं तेरा बच्चा खत्म कर दूंगी हर हाल। तो ये सब चीजें जो थी सुमन के सपने में आई, तो सुमन घबरा के उठी और अपनी सास को बताया कि मुझे ऐसे सपना आया, ये पक्का इस बार मेरे बच्चे को भी मार देगी। अब उसकी सास को कुछ समझ नहीं आया, तो उसी वक्त रात को उसकी सास ने पंडित जी को फ़ोन किया कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हो सकता है सुबह तक जो भी वो डाइन थी वो इस बच्चे को ख़त्म कर देगी। तो पंडित जी कुछ मतलब वहाँ से मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और मतलब जो यहाँ पे मंदिर में जो गंगा जल होता है बोलता है कि आप इससे पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करो, और सुमन को बोलो मंदिर के पास ही बैठेगी पूरी रात, कहीं नहीं हिलेगी। इन्होंने मतलब मंदिर में जाके एक ज्योत जलाई और पूरे घर में पूरे मतलब गंगा जल का छिड़काव किया, और सुमन के जो राकेश जी थे और उसकी जो सास, तीनों मंदिर के आगे ही बैठे रहे सुबह तक। जैसे ही सुबह होती है तीनों मौलवी जी के पास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक बेबी को कुछ भी नहीं हुआ होता है, बेबी जो होता है ठीक रहता है। तो मौलवी जी के पास पहुंचते ही लोग फिर बताते हैं सारी चीज़ें कि मतलब पहले तो रेफरेंस देते हैं कि पंडित जी ने हमें भेजा आपके पास, फिर सारी चीज़ें बताते हैं कि कितने बच्चे ख़त्म हो गए इस चक्कर में, और उस औरत के बारे में बताते हैं। तो मौलवी जी कहते हैं ठीक है मैं आपके घर आता हूँ और आज ही आऊँगा। और जब तक उन्होंने एक कोई धागा दे दिया था कि मतलब ये सुमन के हाथ में बांधो, बच्चे को हार्म नहीं कर पाएगी, वो जो भी चुड़ैल वगैरह थी ये होते हैं, वो घर आते हैं इनके और पूरे घर का मुआयना करते हैं। फिर उन्होंने जो भी अपनी शक्तियों से पता लगाया, फिर वो राकेश को बताते हैं कि आपके बगल में जो आंटी रहती है ये कोई आम औरत नहीं है, इसके पास बहुत जादू वाली शक्तियाँ हैं, वशीकरण कर सकती है, मतलब प्रॉपर एक डायन है वो, और ऐसी डायन नहीं है, बहुत जानी मानी डायन है जिसके पास बहुत शक्तियाँ हैं। और ये मतलब ये जो डायन है, ये जिस मतलब शैतान की पूजा करती है, ये उसको तुम्हारे बच्चे की बलि दे रही थी। उससे जो मतलब शैतान है वो खुश होके इसकी डायन की शक्तियाँ और बढ़ा रहा था। और सुमन जैसे जैसे मतलब इस औरत के साथ पहले मिलना जुलना हुआ करता था, तो खाने में कुछ ना कुछ करके वो मिला के खिलाती थी सुमन को, जिसकी वजह से उसको वो चीज़ें दिखती थी जो राकेश को भी दिखती थी। और वो जो एंटिटी थी इसी औरत ने छोड़ी हुई थी इनके घर में, ताकि उस बच्चे को हार्म कर सके।
अब जो राकेश है वो मौलवी साहब से पूछते हैं कि अब इसका उपाय क्या है पंडित जी, मतलब हम ऑलरेडी मतलब इतने बच्चे खो चुके हैं अपने। तो मौलवी बताते हैं कि जो डायन की शक्ति है बहुत ज़्यादा है, तो अगर इससे बचना है तो आपको पहले तो ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो डायन है वो इस जगह से काफ़ी जुड़ी हुई है। तो और जो बच्चे की डिलीवरी भी है वो आप यहाँ ना करा के कहीं और कराए। तो राकेश ठीक है समझते हैं, लेकिन इस बीच में जो मौलवी साहब होते हैं वो एक मतलब अपने मंत्रों से जो भी तावीज़ वगैरह बनाते हैं वो देते हैं कि जब तक डिलीवरी नहीं होती ये तावीज़ सुमन के हाथ में बांधना, ये मतलब किसी भी हाल में ये तावीज़ उतरना नहीं चाहिए। तो ये सब देख के फिर राकेश जो है मतलब पूरी फैमिली को लेके अपना बिहार वापस चले जाते हैं वो, और वहीं पे डिलीवरी वगैरह करवाते हैं। और इस मतलब इस पीरियड में जो औरत है उसका और सुमन का कोई कांटेक्ट नहीं था, तो बच्चा जो होता है अच्छे से डिलीवर हो जाता है, लेकिन जो धागा था वो सुमन के हाथ में बंधा हुआ था, वो नहीं खोलने दिया उसकी सास ने। और जो बेबी होता है वो बिहार में अच्छे से डिलीवर हो जाता है और सुमन के हाथ से वो धागा भी नहीं उतरा होता है। फिर जो राकेश होते हैं वापस दिल्ली आते हैं, उस घर को सेल कर देते हैं और दोबारा मौलवी के पास जाते हैं। लेकिन मौलवी साहब बताते हैं कि जो बच्चा है वो अभी भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उस डायन के साथ। तो उन्होंने बच्चे के लिए भी एक तावीज़ दी थी कि जब तक ये बच्चे के हाथ में तावीज़ रहेगा वो डायन इसको हार्म नहीं कर पाएगी, और इस तावीज़ को आपको ज़िंदगी भर नहीं उतारना है। तो बच्चा जो है आज तो कम से कम 12-13 साल का हो चुका है, और वो तावीज़ आज भी उस बच्चे के हाथ में है। और अभी जो भी है राकेश और सुमन अभी एक खुशहाल परिवार है इस वक्त, और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। बहुत ही मतलब ये स्टोरी बताते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा था बच्चे को लेके, और जिन्होंने मुझसे शेयर करी थी ये स्टोरी वो एक्चुअली मेरे ही कोई रिलेटिव में आते हैं, तो उन्होंने ही मुझे बताई थी। तो इस स्टोरी से मतलब मुझे तो ये समझ में आया कि जो औरत थी जो वो सुमन के इतने क्लोज हो गई थी, और मतलब कहते हैं ना कि अपने ही मतलब दुश्मन बन जाते हैं कई बारी। तो हमें इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए आज की डेट में, कौन क्या आपसे चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है। तो ये थी आज की रियल इंसिडेंट स्टोरी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या किस्सा हो या कोई रियल इंसिडेंट हो तो आप मुझे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो करें, वहाँ पे भी आप मुझे डायरेक्टली अपनी कहानी वगैरह शेयर कर सकते हैं। और देखते रहिए द आवाज़ रूम, अगली कहानी के साथ जल्द मिलेंगे। Like, comment, share, subscribe.